दोस्तों, सोचो अगर एक सुबह तुम्हारी आंख खुले और तुम्हारे बगल में लेटी हो शहर की सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत औरत जिसकी उम्र तुमसे दुगनी है। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन इस लड़के के साथ यही हुआ। और उससे भी बड़ी बात, इसी एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कैसे? चलो शुरू से समझते हैं। तुम एक साधारण से लड़के हो, उम्र सिर्फ 18 साल, कॉलेज की फीस भरने के लिए केटीवी बार में वेटर की नौकरी करते हो। लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो हवा में एक महंगा परफ्यूम महक रहा था। तुमने बगल में देखा तो होश उड़ गए। एक बेहद खूबसूरत औरत वहां सो रही थी। उसकी भूरी लहराती जुल्फें तकिए पर बिखरी हुई थीं। तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए रुक गया, ये सपना है क्या? लेकिन तभी कल रात की धुंधली यादें एक एक कर वापस आने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि शेन यिरेन थी, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून, अरबों की मालकिन, वो औरत जिसे हर कोई सिर्फ खबरों में देखता है। 42 साल की, तलाकशुदा, एक बेटी की माँ, फिर भी चेहरा ऐसा कि कोई 30 साल की भी मान ले। कल रात दोस्तों के साथ पार्टी में उसने ज्यादा पी ली थी और तुम्हें साथ बैठा लिया था शराब पिलाने के लिए। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं सिर्फ 18 का हूँ यार, तुमने खुद से बुदबुदाया, और यह तो मेरी माँ की उम्र की है। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, बिल्कुल किसी मशीन जैसी, बिना किसी भावना के। होस्ट को बधाई हो, आपने नेकी करो सिस्टम हासिल कर लिया है। तुम चौंक गए। नेकी करो सिस्टम? ये क्या बला है? तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक पारदर्शी सी स्क्रीन उभर आई। पॉइंट्स कमाने के अलग अलग सेक्शन, बाईं तरफ बैलेंस, दाईं तरफ कोई सिस्टम स्पेस। सिस्टम ने खुद ही बताया, जब भी तुम किसी की मदद करोगे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और कल रात जो हुआ उसे भी मदद गिना गया, 10 पॉइंट्स, क्योंकि तुमने एक महिला को खुशी दी थी। तुमने बिना सोचे समझे स्पिन दबा दिया। अगले ही पल शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। ताकत बढ़ने का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताला खुल गया हो। सिस्टम ने बताया, एक सामान्य इंसान की स्टैमिना 70-80 के बीच होती है। तुम्हारी अभी 98 थी और अभी लिमिट खत्म नहीं हुई थी। तुम्हारी इस हलचल से बगल में सोई शेन यिरेन की नींद टूट गई। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं। आंखों में एक ठंडी बेपरवाही थी, जैसे दुनिया को नीचा दिखाने की आदत हो। लेकिन अगली ही सेकंड उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो झटके से उठ बैठी, चादर लपेट ली और डर भरी नजरों से तुम्हें घूरने लगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ठंडी सांस भरी। मैडम, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं? मैं कल रात का वही वेटर हूँ जिसे आप खींच कर पीने बैठा ले गई थी और फिर होटल तक ले आई थी। चुप, उसने बीच में टोका, बकवास मत करो। पर उसका दिमाग खुद ही घूमने लगा था और तभी उसकी नजर नीचे गई। चादर पर वो निशान देखकर उसका चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। अरबों की मालकिन, 2 बार शादी जैसा रिश्ता निभा चुकी, एक बेटी की माँ, फिर भी यह उसकी पहली बार थी। असली वजह किसी को पता नहीं थी। बीमार पिता को खुश करने के लिए एक बेमन शादी और बच्चा भी IVF से। यह राज आज तक किसी को नहीं पता था और अब यह राज इस अजनबी लड़के के सामने बेनकाब हो चुका था। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो गुस्से में बोली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक तरफ शहर की सबसे ताकतवर औरत जिसका राज अभी अभी टूटा था, दूसरी तरफ एक 18 साल का लड़का जिसके अंदर अभी अभी एक अनोखी ताकत जागी थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तुम मुझे पहचानते हो? शेन यिरेन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल, तुमने बेझिझक सिर हिलाया। देश की सबसे अमीर औरत, शेन ग्रुप की चेयरपर्सन। आपको कौन नहीं जानता? ये सुनते ही उसका चेहरा और सख्त हो गया। इस लड़के के मुंह पर ताला लगाना जरूरी था, वरना ये राज अगर बाहर निकला तो उसकी पूरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजो, उसने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। क्यों? तुमने पूछा। जो कहा जा रहा है वो करो। तुम समझ गए? पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश हो रही थी। ठीक है। तुमने बिना देर किए फोन निकाला और नंबर आगे कर दिया। आखिर रहने खाने का खर्च भी तो निकालना था। 10 सेकंड में ही फोन पर नोटिफिकेशन बजी, 3 लाख। तुमने खुद को समझाया, हाथ मत कांपने देना वरना कमजोर दिखोगे। ID कार्ड दो, फोटो लेनी है सबूत के लिए। उसने कहा। साथ नहीं लाया? तुमने जवाब दिया, फोटो भेज देता हूँ। उसने तुम्हारा नाम, जन्म तारीख देखी और खुद ही बुदबुदाई। 18 के तो अभी अभी हुए हो, मेरी बेटी की उम्र के बराबर। फिर उसने एक डिजिटल एग्रीमेंट भेजा, गोपनीयता समझौता। अगर कल रात की बात एक शब्द भी बाहर गई तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगी। समझ गया? नियम पता है मुझे। तुमने बिना बहस किए साइन कर दिया और कपड़े पहनकर निकलने को तैयार हो गए। लेकिन जाते जाते जब शेन यिरेन ने तुम्हारी चौड़ी पीठ पर एक नजर डाली तो उसके मन में कुछ और ही ख्याल उमड़ आया। कल रात की धुंधली यादें, जैसे किसी ने आधी कहानी पढ़ी और किताब बंद कर दी हो। रुको। तभी उसने आवाज दी। तुम पलटे तो देखा वो बिस्तर पर आधी बैठी, सुबह की रोशनी में उसका पूरा नूर बिखरा हुआ था। तुम्हारे मन में एक ख्याल कौन था? कहते हैं ना, जवानी में ही समझ आता है कि उम्र दराज औरत की भी अपनी ही एक कशिश होती है। क्या हुआ? एग्रीमेंट तो साइन कर दिया। तुमने पूछा। ऊपर आओ, उसने रौबदार लहजे में कहा। तुम बुदबुदाए, ऊपर आकर क्या करूं? लेकिन शरीर मन से पहले ही हरकत में आ गया। तुम धीरे से उसके करीब झुके, थोड़ी मासूम शिकायत के साथ बोले, मुझे पीटोगी तो नहीं? कल रात की गलती मेरी तो नहीं थी, मैं भी तो शिकार हुआ हूँ। शेन यिरेन होंठ दबाकर हंसी रोकने लगी। इस बेशर्म अंदाज ने उसे मोहित कर दिया था। चुप रहो, उसने कहा। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या चाहते हो? एक चुंबन। तुमने कहा। क्या? उसने भौहें तान दी। या फिर वो 3 लाख वापस कर दो, या फिर जो मैं कहूँ वो करो। अगले ही पल दोनों की नजरें मिली और सांस थम गई। तुमने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और धीरे से झुक गए। शेन यिरेन का पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। 42 साल की होकर भी
इस मामले में वो बिल्कुल अनजान थी। कुछ ही देर में तुम दोनों एक दूसरे में खो गए और कमरे में सिर्फ खामोशी बोल रही थी। 1 घंटे बाद वो थकी हुई तुम्हारे कंधे से टिकी थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। छोरा तो कमाल का निकला, उसने धीरे से कहा। और तभी तुम्हारे दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, नेकी करो सिस्टम, 20 पॉइंट्स मिले। तुम चौंक गए। यानी एक ही इंसान की बार बार मदद करने पर भी पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और इस बार पिछली रात से दोगुने पॉइंट्स क्यों मिले? शायद क्योंकि इस बार खुशी ज्यादा बड़ी थी। ये सोचते ही तुम्हारे अंदर एक शरारती ख्याल जागा। नियम तो साफ है, नेकी की कोई गिनती नहीं, तो क्यों ना एक बार और मदद कर दी जाए। हम बहुत अच्छे। शेन यिरेन ने भी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहा, मानो उसे भी अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। तुमने करवट ली और खुद से बुदबुदाए, नेकी करना तो हमारी परंपरा है भाई। 2 घंटे बाद सिस्टम फिर बोला, 50 पॉइंट्स मिले, 5 स्पिन का मौका है। स्पिन करते ही एक साथ 6 अलग अलग शारीरिक क्षमताएं बढ़ गईं। रफ्तार, फुर्ती, संतुलन, तालमेल, सब कुछ एक झटके में परफेक्ट हो गया। तुम्हें लगा जैसे तुम कोई साधारण गाड़ी से सीधे रेसिंग कार बन गए हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैडम, आप ठीक है ना? बाहर होटल की मैनेजर की घबराई हुई आवाज थी। साथ में शेन यिरेन की असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। सबको पता था रात एक वेटर अंदर गया था, पर हिम्मत किसी की नहीं थी पूछने की। ठीक उसी पल सिस्टम ने फिर आवाज दी, 90 पॉइंट्स मिले। मैं ठीक हूँ, अभी नशा नहीं उतरा, डिस्टर्ब मत करो, शेन यिरेन ने कमजोर आवाज में कहा। फिर तुम्हारी तरफ पलटकर बोली, मेरे राजा, आज तो तुमने मेरी जान ही ले ली। तुमने सिस्टम के 90 पॉइंट्स की तरफ देखा, अब स्पिन करूं या और जमा करूं, यही सोच रहे थे कि तभी नजर फिर शेन यिरेन पर पड़ी। वो तुरंत घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, मेरे राजा, माफ कर दो, बहन हार गई तुमसे। दरवाजे के बाहर का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। मैनेजर, असिस्टेंट और बॉडीगार्ड समझ गए कि अभी परेशान करना ठीक नहीं और चुपचाप वहां से हट गए। कमरे के अंदर शेन यिरेन अब भी तुम्हारी बाहों में डीली पड़ी लेटी थी। कमजोर सी आवाज में उसने अपनी बेटी को एक मैसेज का जवाब दिया, मैं ठीक हूं बेटा, चिंता मत करो। फिर मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा, आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। मेरे राजा, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा ध्यान अब भी सिस्टम की तरफ था। 90 पॉइंट्स जमा हो चुके थे, बस 10 और चाहिए थे बड़े स्पिन के लिए। लेकिन शेन यिरेन ने ठीक उसी वक्त कुछ पूछ लिया जिसने तुम्हारा पूरा ध्यान खींच लिया। अच्छा, तुम पढ़ते कहाँ हो? फुजियाओ यूनिवर्सिटी, तुमने जवाब दिया। क्या? उसका चेहरा अचानक जैसे भूत देख लिया हो वैसा हो गया। तुम फुजियाओ में पहले साल के नए छात्र हो? किस विभाग में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुमने बेफिक्री से कहा। क्यों? इतना चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट ओढ़ी, नजरें इधर उधर घुमाई, बस थोड़ा हैरान हो गई। अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी अपनी बेटी भी इसी साल इसी यूनिवर्सिटी में उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग में दाखिला लेने वाली थी। यह तो नहीं हो सकता, दोनों एक ही क्लास में तो नहीं होंगे, उसने खुद से सोचा और घबराहट को दबाने की कोशिश करने लगी। उसने अभी तक तुम्हें यह बात नहीं बताई कि उसकी बेटी भी उसी कॉलेज जा रही है। अगर तुम्हें पता चला तो कौन जाने क्या रिएक्शन हो। और सोचो अगर उसकी लैडली बेटी को पता चल गया कि उसकी माँ उसके ही क्लासमेट के साथ। यह सोचकर ही उसे चक्कर आने लगे। एक पल के लिए उसका मन हुआ बस यहीं इस रिश्ते को खत्म कर दे, तुमसे नाता तोड़ ले। लेकिन दूसरे ही पल उसे तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी सह नहीं हुआ। तुम उसे किस्मत का दिया वो अनमोल तोहफा लग रहे थे जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने फैसला किया फिलहाल इस राज को छुपाकर ही रिश्ता आगे बढ़ाएगी। अच्छा सुनो, उसने बात बदली, पता चला तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं दिमाग से भी तेज हो। फुजियाओ का टॉप स्कोर लेकर आए हो ना। तुम्हें हैरानी हुई कि उसे इतनी जानकारी कैसे है, पर तुमने बस सिर हिला दिया। मेरे राजा, उसने अचानक एक ऑफर रख दिया। यूनिवर्सिटी के पास ही शेन ग्रुप का एक फ्लैट है, मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ और हर महीने 50,000 पॉकेट मनी भी। बस मेरे साथ रहो। तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए घूम गया। ये तो सीधे मुझे पालने की बात कर रही है। नहीं, तुमने सिर हिलाया। एक असली मर्द किसी के पैसों पर पलेगा क्यों? अच्छा, उसने आंखें मटकाई। हर महीने 1 लाख दूं तो? पैसों से मेरी इज्जत मत खरीदो, तुमने अकड़ते हुए कहा, लेकिन दिल में हिसाब लगाने लगे। फ्लैट की कीमत करोड़ों में, ऊपर से महीने का लाख, साल भर में तो सीधे आजादी मिल जाएगी। लेकिन तभी खुद को झिड़का, शर्म नहीं आती? पूर्वजों का नाम डुबो दोगे। और वैसे भी अब तो सिस्टम है साथ, पैसों की चिंता क्यों करूं? जो भी हो, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं, तुमने कहा और तेजी से उठकर कपड़े पहनने लगे। रुको तो, शेन यिरेन ने पीछे से आवाज दी, लेकिन तुम बिना पलटे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गए। तुम्हारे जाने के बाद शेन यिरेन शाम तक बिस्तर पर पड़ी रही। फिर उठने की कोशिश में पैर लड़खड़ा गए, दीवार का सहारा लेना पड़ा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान थी। मेकअप ठीक किया, वापस वही रौबदार चेहरा ओढ़ा और बाहर निकलने से पहले एक बार उस बिस्तर की तरफ देखा जो अब भी अस्त व्यस्त पड़ा था। उसे पता था ये राज छुपाना नामुमकिन है, इसलिए होटल मैनेजर से तुरंत गोपनीयता समझौता करवाया। कॉन्फ्रेंस रूम में सारे स्टाफ को बुलाकर एक ही धमकी दी, जिसने भी मुंह खोला अंजाम बुरा होगा। सन्नाटा छा गया, सबने चुपचाप दस्तखत कर दिए। गाड़ी में बैठकर घर लौटते वक्त
होटल की गली से गुजरते हुए उसकी नजरें बार बार खिड़की के बाहर जाने लगी। दिमाग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा घूम रहा था। हाय, यह तो सिर्फ एक रात का मामला था, फिर यह दिल क्यों उलझ गया? उसने खुद से पूछा। बिना सोचे समझे फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। बेबी क्या कर रहे हो? स्क्रीन बार बार जलती बुझती रही पर जवाब नहीं आया। टाइपिंग का इशारा भी नहीं दिखा। एक अजीब सी उदासी उसे घेरने लगी। बगल में बैठी असिस्टेंट ने सब कुछ चुपचाप देख लिया। मन ही मन सोचा, क्या हमारी चेयरपर्सन को प्यार हो गया? तभी अचानक मैसेज टोन बजी। शेन येरेन ने बिजली की रफ्तार से फोन स्क्रीन को अनलॉक किया। तुमने लिखा था, मुझे परेशान मत करो वरना पुलिस बुला लूंगा। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में शरारत भर गई। उंगलियां तेजी से टाइप करने लगी। झूठ मत बोलो, मुझे इंसान पर रखना खूब आता है। तुम पुलिस नहीं बुलाओगे। सच बताओ, तुम्हें भी मुझ में दिलचस्पी है ना? तुमने पलटवार किया। आंटी, अपनी इज्जत बचाओ। किसको आंटी कह रहे हो? उसने भी छेड़ा। दीदी बुलाओ। गाड़ी अब वुकांग रोड की उस पुरानी हवेली की तरफ मुड़ रही थी जहां 3000 वर्ग मीटर में उसका आलीशान बंगला था, पर उसका मन कहीं और था। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि वो 42 साल की एक अरबपति कारोबारी है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 20 साल की कोई लड़की पहली बार प्यार में पड़ी हो। अगली सुबह तुम जल्दी उठ गए। रात को ही केटीवी की नौकरी छोड़ चुके थे। जब आसमान से 3 लाख टपक पड़े हों तो कौन नौकरी करने जाएगा? गरीब आदमी अमीर बनते ही सबसे पहले यही सीखता है कि बेवजह मेहनत नहीं करनी। रात भर नींद ही नहीं आई। ऐसा लगा जैसे सपना देख रहे हों। शहर की सबसे बड़ी हस्ती के साथ रात बिताई, ऊपर से मुफ्त में 3 लाख भी मिल गए। और सबसे कमाल की बात, साथ में एक सिस्टम भी अनलॉक हो गया। इतने साल की तकलीफों के बाद आखिरकार किस्मत पलटी थी। नीचे उतरकर एक नींबू पानी लिया, सूटकेस घसीटते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े। रास्ते में फोन बजा। वही आंटी का मैसेज। बेबी दाखिले के लिए कब निकल रहे हो? तुमने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। क्यों, स्कूल तक पीछा करने का इरादा है क्या? कल ही तो साफ कह दिया था तुम्हारे पैसों पर पलने का कोई इरादा नहीं। ये ख्वाब भूल ही जाओ। जवाब आया, देखते हैं तुम्हारी जिद कितनी टिकती है। तुमने फोन जेब में डाला और आगे बढ़ गए। चौराहे पर पहुंचे तो एक बूढ़ी दादी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। मौका मिल गया। कल रात के 99 पॉइंट्स अभी भी जमा थे, बस 1 पॉइंट और चाहिए था बड़े इनाम के लिए। फौरन सूटकेस बाएं हाथ में पकड़ा, दायां हाथ दादी की कोहनी की तरफ बढ़ाया। दादी, मैं आपको पार करा देता हूँ। दादी ने मुस्कुराकर मना किया। जरूरत नहीं बेटा, मैं अभी भी काफी मजबूत हूँ। पर तुमने हाथ नहीं छोड़ा और धीरे धीरे सड़क पार करानी शुरू कर दी। सिग्नल यहाँ नहीं है, संभल कर। तभी सिस्टम बोला, 3 पॉइंट्स मिले। सिर्फ 3? तुम्हारे दिमाग में हिसाब घूमने लगा। कल रात वाली मदद के तो 10, 20, यहाँ तक कि 90 पॉइंट्स मिले थे और यहाँ बुढ़िया को सड़क पार कराने के सिर्फ 3। ये सिस्टम भी अजीब हिसाब लगाता है। नहीं, इतने से नहीं चलेगा। तुमने मन में ठाना, हर मौके की पूरी कीमत वसूलनी है। दादी, और कहीं जाना है क्या? मैं छोड़ आता हूँ। तुमने पूछा। नहीं नहीं। दादी ने हाथ छुड़ाना चाहा। चेहरे पर हल्की झिझक साफ दिख रही थी, पर तुमने हाथ नहीं छोड़ा। मैं इतना हैंडसम हूँ फिर भी मना कर रही हो? ये तो सरासर बेइज्जती है। मन ही मन बुदबुदाए और दादी को वापस उसी तरफ खींच लिया जहां से लाए थे। अरे यह क्या कर रहे हो? दादी हैरान रह गई। गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी। ड्राइवर हैरानी से देखने लगे। अभी तो पार हुए थे, वापस क्यों जा रहे हैं? तुमने रफ्तार और तेज कर दी। दादी लड़खड़ाते हुए साथ घिसटती चली गई। वापस उसी जगह पहुंचकर तुमने रुक कर देखा। सिस्टम में वो 3 पॉइंट्स अब भी बरकरार थे। मतलब ये ऑपरेशन काम कर गया। मन ही मन खुद को शाबाशी दी। चलो दादी, एक बार और पार करा देता हूँ। बेटा बहुत हो गया, दादी हाँफते हुए बोली। मुझसे और नहीं चला जाएगा। तुमने अनसुना कर दिया और उसे फिर सड़क पार कराने खींच लिया। इस बार रफ्तार पहले से भी तेज। सिस्टम बोला, 2 पॉइंट्स मिले। घटते हुए पॉइंट्स ने तुम्हें चौंका दिया। क्या दादी अब खुश नहीं थी? मैं इतनी मदद कर रहा हूँ फिर भी नाराजगी। तुमने सोचा चलो एक बार फिर वापस छोड़ आता हूँ। दादी अब पूरी तरह हाँफ चुकी थी। सड़क किनारे बैठकर सांस लेने लगी। तुम समझ गए, अब रुकना ठीक रहेगा वरना बुढ़िया गिर ही ना पड़े। दादी अलविदा कहकर तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। पीछे से दादी बड़बड़ाती रह गई कि इस लड़के के दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। मेट्रो स्टेशन के बाहर एक भिखारी बैठा नजर आया। बगल में स्टील का कटोरा और हैरानी की बात, कटोरे के पास डिजिटल पेमेंट का QR कोड भी लगा था, साथ में एक कार्ड स्वाइप मशीन भी। तुम्हारी आंखें चमक उठी। ये भी तो मदद का मौका है। पास ही बचा हुआ आधा नींबू पानी सूटकेस से निकालकर धीरे से QR कोड के पास रख दिया। 3 पॉइंट्स मिले। सिस्टम बोला, बढ़िया। अब 100 पूरे होने में बस 1 पॉइंट बाकी था। तभी दूर से एक काफिला, काली मर्सिडीज, सफेद फैंटम और 2 और गाड़ियां धीरे धीरे उसी सड़क से गुजरा। फैंटम के अंदर बैठी शेन येरेन ने खिड़की से बाहर देखा तो तुम्हें पहचान लिया। ये तो देखो। वो मन ही मन हंसने लगी। भिखारी को पैसे देने की जगह उसे अपना झूठा नींबू पानी थमा रहा है। धन्यवाद तक नहीं कहा। उसने ध्यान से देखा। भिखारी उठकर गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। तुम बेफिक्री से सूटकेस लेकर आगे बढ़ चुके थे। ये लड़का सच में मजेदार है, उसने खुद से सोचा। पहली बार किसी में इतनी दिलचस्पी हुई है। बगल में बैठी उसकी बेटी ने उसे मुस्कुराते देखा। माँ, किस बात पर हंस रही हो? शेन येरेन ने फौरन नजरें हटाई। कुछ नहीं, ऑफिस का एक काम याद आ गया। गाड़ी आगे बढ़ी और थोड़ी देर बाद तुमने भी मेट्रो पकड़ ली। इधर सिस्टम में अब पॉइंट्स पूरे 100 के पार हो चुके थे। मन ही मन मुस्कुराए। आज का दिन शुरुआत से ही बढ़िया जा रहा है। गाड़ियों का काफिला यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचते ही पूरा कैंपस हिल उठा। अरे वो देखो, शेन येरेन है, शहर की सबसे बड़ी हस्ती। यार असली में तो टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके साथ वो कौन है? सुना है इसकी एक बेटी भी है। नगर की राजकुमारी कहते हैं उसे। वही तो नहीं?
चंद ही सेकंड में सैकड़ों नए छात्र और वॉलंटियर्स दौड़ते हुए इकट्ठा हो गए। सब सेल्फी और साइन के लिए बेताब थे। बॉडीगार्ड्स ने घेरा बना लिया। माँ बेटी की इस जोड़ी को ऐसे रिसीव करने की उन्हें आदत थी, हर बार जैसे कोई फिल्मी सितारा उतरा हो। शेन यिरेन ने बालों को पीछे झटका, मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। ये मेरी बेटी शेन येजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई छात्रा। आगे से आप सब इसका ख्याल रखना। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। खुद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी अपनी टीम लेकर स्वागत करने दौड़े आए, साथ में एआई डिपार्टमेंट के डीन और शेन येजी की क्लास टीचर भी। मैडम, आप आ रही थीं तो एक फोन कर देती, मैं गेट पर ही खड़ा मिलता। प्रिंसिपल ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। शेन यिरेन मुस्कुराई। बस बेटी को दाखिला दिलाने आई हूँ, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं थी। प्रिंसिपल ने बड़े फख्र से कहा, ये जी बेटा हमारे शहर की टॉपर है, पूरे 650 नंबर लाई है। आपने तो कहा था घर के पास है, इसलिए यहाँ दाखिला लिया, वरना आपकी हैसियत से तो हार्वर्ड भी मुमकिन था। शेन यिरेन ने हल्के से कंधे उचकाए। हमारे जैसे परिवार के लिए डिग्री तो बस एक फॉर्मेलिटी है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचकर शेन येजी ने अपना एडमिशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स जमा किए, फिर क्लास की अटेंडेंस शीट पर दस्तखत करने लगी। शेन यिरेन ने बेमन से ही उस लिस्ट पर नजर दौड़ाई और अगले ही पल उसकी आंखें फट पड़ीं। लिस्ट में सबसे पहला नाम था लो युनजेंग। यही तो वो नाम था। ये लड़का मेरी बेटी का क्लासमेट है। उसके दिमाग में हड़कंप मच गया। जिस बात का डर था वही हो गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। अंदर ही अंदर दिल धक धक कर रहा था। बेटी ने रजिस्ट्रेशन पूरा किया, कैंपस कार्ड, चाबी और यूनिफॉर्म ले लिया। सिंगल कमरा पहले से बुक था। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहा, भीड़ और बढ़ती गई। हर कोई माँ बेटी की खूबसूरती देख हैरान था। भगवान, इतनी परफेक्ट जोड़ी कैसे हो सकती है? राजकुमारी यहाँ पढ़ने आई, यह तो हमारी किस्मत है। माँ को देखो तो लगता ही नहीं माँ है, बहन लगती है। शेन यिरेन ने चारों तरफ हल्की नजर घुमाई। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, तुम कहाँ हो, कब आओगे? ठीक उसी वक्त तुम भी अपना सूटकेस घसीटते हुए कैंपस के गेट में दाखिल हो चुके थे। रास्ते में तुमने सिस्टम के 100 पॉइंट्स से जो इनाम निकाला था, उसका नाम था स्वर्णिम किडनी। पूरे रास्ते सिस्टम को कोसते रहे। क्या मतलब है इसका? क्या मैं कमजोर लग रहा हूँ? मेरी तो सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सच कहें तो कल शेन यिरेन को लगातार 3 बार मदद करने के बाद कमर में हल्का दर्द जरूर महसूस हुआ था। अब इस नए इनाम के बाद शरीर में एक अलग ही ताकत और स्फूर्ति भर आई थी, जैसे पहले एक साधारण गाड़ी हो और अब सीधे टर्बो इंजन वाली रेसिंग कार। गेट के पास पहुंचते ही तुम्हें भारी भीड़ दिखी, कान में बातें टकराईं। शेन ग्रुप की चेयरपर्सन अपनी बेटी को दाखिला दिलाने आई है। तुम्हारा दिल धक से रह गया। बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में। तुम भागते हुए भीड़ की तरफ बढ़े, पर अंदर तक पहुंच नहीं पाए। सिर्फ फूलों की क्यारी पर चढ़कर दूर से झांकने लगे। चश्मा निकालकर आंखों पर लगाया, ध्यान से देखा तो साइन बोर्ड पर लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रजिस्ट्रेशन, यानी उसकी बेटी भी तुम्हारी ही ब्रांच में। ठीक उसी पल तुम्हारी नजर भीड़ के बीच शेन यिरेन से टकराई। दोनों समझ गए अब कुछ छुपा नहीं रहेगा, और तभी रजिस्ट्रेशन करा रही वो लड़की मुड़ी। पूरा मैदान हैरानी से गूंज उठा। तुम भी एक पल के लिए ठगे से रह गए। एकदम गुड़िया सी खूबसूरत, सफेद फ्लोई ड्रेस, बाल हवा में लहराते हुए, यही थी वो मशहूर नगर की राजकुमारी। तभी तुम्हारी जेब में फोन बजा। शेन यिरेन का मैसेज। बड़ी एक्टिंग आती है तुम्हें, नाटक मत करो। तुमने गुस्से से जवाब लिखा, मुझे तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। जवाब आया, याद रखना अब तुम मेरी बेटी के क्लासमेट हो। भूलकर भी हमारे बीच की बात उसे मत बताना, वरना जीना मुश्किल कर दूंगी। क्या एक ही क्लास? तुम पूरी तरह सन्न रह गए। खुद को संभालते हुए तुम सूटकेस घसीटकर हॉस्टल की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खोला तो 2 लड़के पहले से बिस्तर लगा रहे थे। एक हट्टा कट्टा उत्तर पूर्वी लहजे वाला लड़का तुरंत गर्मजोशी से मिला। अरे वाह, नया साथी आ गया। मैं झांग ची हूँ, तुमने जवाब दिया। लो युनजेंग, हैनान से। झांग ची ने इशारा किया दूसरे लड़के की तरफ, काले चश्मे वाला। ये छेन मो है। शानशी से। तुम्हें मजाक सूझा? वहीं की भाषा की नकल करते हुए बोले, यार तेरा तो दिल कर रहा है पीट दूं। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। तुमने खिड़की के पास वाला बिस्तर चुना। झांग ची ने खुशी खुशी सामान उठाने में मदद की। भाई कितने नंबर लाकर आया? तुमने ठंडे लहजे में कहा, 737। क्या 737? पूछा। तेरे कितने आए? 675। उसने सिर खुजाते हुए कहा, तुझसे 60 कम। बड़ी मुश्किल से बॉर्डर पार करके आया। फिर छेनमो की तरफ मुड़े। और तू? मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, उसने कहा। मैथ्स ओलंपियाड से सीधा एडमिशन मिला। वाह, टैलेंट है यार, तुमने कहा। ख्याल रखना यार। कुछ ही मिनटों में चारों की दोस्ती जम गई। दोपहर को माँ जिहाओ के माता पिता ने चारों को शानदार दावत खिलाई। जाते वक्त जब उसके माता पिता गाड़ी में बैठे, माँ जिहाओ की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों रो रहा है? अब हम भाई हैं। माता पिता ना सही, भाई तो है ना। तभी बात चली कि उनकी क्लास में भी वही नगर की राजकुमारी शेन येजी है। माँ जिहाओ की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? हमारी क्लास में? झांगची और छेनमो ने भी सिर हिलाया। उन्होंने अभी तक उसे देखा नहीं था। माँ जिहाओ ने ललचाई नजरों से पूछा, भाई तूने देखा है उसे? तुमने मन ही मन सोचा, देखा क्या? उसकी माँ को तो 3 बार मदद कर चुका हूँ, पर ऊपर से सिर्फ मुस्कुराकर टाल दिया। रात का खाना खत्म होते ही अंधेरा घिरने लगा। तुम चारों, तुम, झांगची, छेनमो और माँ जिहाओ साथ मिलकर कक्षा की ओर बढ़ चले। रास्ते भर बस एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी, शेन येजी और उसकी माँ शेन यिरेन का। हर नया छात्र
उस नगर की राजकुमारी की एक झलक पाने को बेताब था। माँ जिहाओ का उत्साह देखते ही बनता था जैसे किसी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहा हो। कक्षा भवन के पास पहुंचते ही भीड़ का अंदाजा हो गया। गलियारे तक छात्रों से खचाखच भरे थे। तीसरी मंजिल पर कक्षा के दरवाजे से भीतर कदम रखते ही चारों की नजर सबसे पहले अगली पंक्ति की बीच वाली सीट पर टिक गई। वहां एक लड़की बैठी थी। बाल कट्टे बालों में, चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता था। गले में हीरे की चेन उसकी शख्सियत को और निखार रही थी। तुम्हारे मन में एक विचार आया, अगर शेन यिरेन एक साम्राज्य हैं और शेन येजी एक राजकुमारी, तो यह लड़की किसी सेनापति से कम नहीं लग रही थी। रास्ते में उस लड़की की नजर भी एक पल के लिए तुम पर ठहरी। तुम पीछे की सीटों की ओर बढ़ गए। कक्षा में लड़कों की तादाद कहीं ज्यादा थी। माहौल शुरुआत में थोड़ा संकोची था, पर जैसे ही शेन येजी का जिक्र आया पूरा कमरा सजीव हो उठा। तभी नीचे से एक हलचल की आवाज ऊपर तक पहुंची, आ गई राजकुमारी आ गई। कई छात्र खिड़कियों की ओर लपके। सुरक्षा गाड़ियों का काफिला और भीड़ को नियंत्रित करता सुरक्षा दल। नजारा किसी सेलिब्रिटी के आगमन से कम नहीं था। शेन येजी अपनी काउंसलर और क्लास टीचर के साथ कक्षा में दाखिल हुई। पूरा कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। हर निगाह उसी पर टिकी थी। वो हल्के से संकोच में पड़ गई, समझ नहीं पा रही थी कहाँ बैठे। ठीक उसी वक्त अगली पंक्ति वाली उस आत्मविश्वासी लड़की ने उसे इशारा किया, यहाँ एक सीट खाली है, आ जाओ। इस एक वाक्य ने माहौल को हल्का कर दिया। काउंसलर ने दरवाजा बंद किया। 3 बार ताली बजाई, शांति बनाए रखें। चलिए अपना परिचय देती हूँ, मैं आपकी काउंसलर हूँ, बाई छुशिया, पहाड़ी शहर से। मुझे टीचर कहने की जरूरत नहीं, सीधे काउंसलर बुला सकते हैं। उनकी कदकाठी छोटी थी, पर व्यक्तित्व में एक अलग रौब था। दक्षिण पश्चिम की खूबसूरती का बेहतरीन नमूना। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर उठाया और नाम पुकारने शुरू किए। लुओ युनजेंग उपस्थित। तुमने हाथ उठाया। पूरी कक्षा की नजरें एक पल के लिए तुम पर टिकी। फिर आगे की सीट पर बैठी उस लड़की ने भी पलट कर देखा। अच्छा, तो तुम्हारा नाम लो युनजेंग है। शेन येजी, काउंसलर ने अगला नाम पुकारा। शेन येजी हल्के से खड़ी हुई। फिर से पूरी कक्षा में हलचल मच गई। इसके बाद काउंसलर की नजर सीधे उसी आत्मविश्वासी लड़की पर टिकी। जाओ लिंगजुन, उपस्थित साफ और दमदार आवाज आई। हाजिरी पूरी होने के बाद काउंसलर ने अनुशासन, दैनिक गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नियम समझाए। फिर मंच क्लास टीचर सु वानछिंग को सौंपा। शालीन, मृदुभाषी, जैसे किसी परंपरागत दक्षिणी परिवार से आई हों। उन्होंने मुख्य रूप से पढ़ाई और अनुशासन पर जोर दिया। इसके बाद काउंसलर ने परिचय सत्र की घोषणा की। अब बारी है एक दूसरे को जानने की। कौन आगे आना चाहेगा? कक्षा में एक पल की खामोशी छाई। कोई पहल करने को तैयार नहीं था। तभी जाओ लिंगजुन ने हाथ उठाया। मैं शुरू करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो मंच पर पहुंची, आत्मविश्वास से भरपूर। टीचर, काउंसलर, साथियों, नमस्कार। मेरा नाम जाओ लिंगजुन है, लिंग महत्वाकांक्षा का, जुन सम्मान का। मैं राजधानी से हूँ। यह सुनते ही माँ जिहाओ थोड़ा दब गया। राजधानी का नाम सुनकर भीतर से एक अलग तरह का दबाव महसूस हुआ। तुम्हें भी राजधानी शब्द सुनकर एक पल के लिए अपने माता पिता की याद आ गई। जाओ लिंगजुन ने आगे कहा, मेरा स्वभाव सीधा और साफ है। मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पसंद है। अगर यहाँ किसी भी लड़की को कभी परेशान किया जाए तो बेझिझक मेरे पास आना। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। लड़कियां खुशी से झूम उठी। वहीं लड़कों में हल्की खिल्ली मजाक शुरू हो गई। काउंसलर और क्लास टीचर ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। साफ था, ये भावी क्लास मॉनिटर की सबसे मजबूत दावेदार थी। झाओ लिंगजुन ने आगे बताया, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 3रा दर्जा, कराटे में भी ब्लैक बेल्ट 3रा दर्जा और सांदा में 7वां दर्जा। ये सुनते ही पूरी कक्षा में हैरानी की लहर दौड़ गई। लड़कियां प्रभावित थीं। माँ जिहाओ ने घबराते हुए फुसफुसाया, यह लड़की तो आसान नहीं लगती। तुमने भी मन ही मन सोचा, यह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व है। मंच पर इस आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के साथ बोलना आसान नहीं। मेरा भविष्य का लक्ष्य है पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन, जल्द से जल्द पार्टी की सदस्यता और आगे शोध में प्रवेश। धन्यवाद। जाओ लिंगजुन ने झुककर सम्मान दिया और मंच छोड़ दिया। अब काउंसलर ने सीधे इशारा किया तुम्हारी ओर। लुओ युनजेंग। पूरी कक्षा में उत्साह भर उठा। तुम धीरे से उठे, शर्ट का कॉलर ठीक किया, मंच पर पहुंचे और शालीनता से कहा, साथियों नमस्कार। कक्षा हंसी से गूंज उठी। मेरा नाम लुओ युनजेंग है। स्वभाव से मैं थोड़ा अंतर्मुखी हूँ। शेन येजी को यह परिचय ईमानदार और थोड़ा दिलचस्प लगा। अपनी रुचियों की बात करूं तो सच कहूं, जीवन में परिस्थितियां ऐसी रहीं कि किसी शौक को निखारने का मौका नहीं मिला। अगर एक चीज चुननी हो तो वह है दूसरों की मदद करना। कक्षा में पहले हल्की हंसी उठी, फिर तालियों में बदल गई। लोगों को यह जवाब बेहद दिलचस्प लगा। काउंसलर ने भी क्लास टीचर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़का थोड़ा अलग सोच रखता है। क्लास टीचर ने भी सहमति में सिर हिलाया। माहौल बनाने में माहिर लगता है। तुम्हारे मन में उस वक्त एक और ही मकसद था, सिस्टम के पॉइंट्स के लिए इस आदत का प्रचार जरूरी था। तुमने आगे कहा, मेरी खासियत भी यही है, मदद करना। आगे अगर किसी को भी किसी तरह की सहायता चाहिए हो, बेझिझक बताइएगा। पूरी कक्षा फिर हंसी से गूंज उठी, पर इसके पीछे की असली वजह किसी को पता नहीं थी। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वह तकनीक बनाना चाहते थे जो एक दिन तुम्हारे माता पिता को वापस ला सके, ताकि एक बार फिर माँ के हाथ का खाना खा सको। मेरा लक्ष्य है जल्द से जल्द वह शोध पूरा करना जिसका सपना मैंने संजोया है। धन्यवाद। तुमने झुककर सम्मान दिया और मंच से उतर आए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच।
इसके बाद काउंसलर ने शेन येजी को बुलाया। जैसे ही वो मंच पर पहुंची, पूरी कक्षा के लड़कों की सांसें थम सी गईं। कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, बस देखे जा रहे थे। लेकिन तुमने ध्यान से हर शब्द सुना और 5 अहम बातें नोट की। पहला, स्वभाव से शांत और अंतर्मुखी। दूसरा, पढ़ने, पेंटिंग और खाना बनाने का शौक। तीसरा, संगीत, वाद्य और पारंपरिक नृत्य में दक्ष। परिचय सत्र खत्म होते ही काउंसलर ने एक अहम घोषणा की। लुओ युनजेंग, शेन येजी, आप दोनों कल आगे आइए। तुम और शेन येजी दोनों चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कल नए छात्रों का स्वागत समारोह है। इस साल हमारे यहाँ 2 शीर्ष छात्र हैं। एक हेनान का राज्य टॉपर 737 अंकों के साथ, दूसरी शहर की टॉपर 650 अंकों के साथ। प्रिंसिपल चाहते हैं कि आप दोनों नए छात्रों की ओर से मंच पर संबोधन दें। तुम और शेन येजी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। 737 तो यही राज्य टॉपर है, 650 तो ये आंटी की बेटी ही शहर की टॉपर निकली। भाषण की मूल रूपरेखा मैं आपको भेज दूंगी। अपने अनुभव, यहाँ पढ़ने का चयन क्यों किया और भविष्य की योजनाएं। समय सीमा 5 से 8 मिनट। एक प्रारूप तैयार करके मुझे भेजिएगा, मैं देख लूंगी। काउंसलर ने अपना संपर्क साझा किया। कक्षा से बाहर निकलते ही शेन येजी की सुरक्षा टीम पहले से दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्लास से बाहर निकलते ही माँ जिहाओ और बाकी दोस्त पहले से इंतजार में खड़े थे, साथ में कुछ और लड़के भी जो बस नगर की राजकुमारी की एक झलक पाने को बेताब थे। काउंसलर ने आंखें तरेड़ते हुए सबको भगा दिया। इतनी देर क्यों खड़े हो, हॉस्टल जाओ। लड़के मुड़ मुड़ कर देखते हुए धीरे धीरे खिसक गए। कोई पूछ रहा था, काउंसलर ने तुझे और स्टार को क्यों रोका? तुमने बस इतना कहा, बाद में बताता हूँ, और आगे बढ़ गए। तुम्हारे पीछे शेन येजी अपनी सुरक्षा टीम के घेरे में चल रही थी, पर उसकी नजरें बार बार तुम्हारी पीठ की तरफ लौट आ रही थी। आज रात तुमने उस पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। ये सोचना उसके लिए मुश्किल था कि यह थोड़ा शरारती, थोड़ा रहस्यमयी लड़का असल में 737 अंकों वाला राज्य टॉपर निकलेगा। मन में एक अनजानी सी हलचल जगती जा रही थी। कक्षा भवन के नीचे पहुंचते ही भीड़ फिर से उमड़ पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। 8 सुरक्षाकर्मी दोनों तरफ खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त झाओ लिंगजुन दौड़ते हुए आई। शेन येजी, मुझे अपना वीचैट दोगी? शेन येजी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे यार, राजकुमारी की मुस्कान देखी, लगता है मुझे प्यार हो गया। झाओ लिंगजुन ने पलटकर सख्त लहजे में चेतावनी दी। बहन, जो भी लड़का तुम्हें कांटेक्ट के लिए कहे, समझ लेना बस तुम्हारी खूबसूरती पीछे भाग रहा है, कभी मत जोड़ना। शेन येजी हंसते हुए हाथ हिलाकर सफेद गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ, काफिला रवाना हो गया। गाड़ी में बैठते ही उसने फोन निकाला। एक साथ दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थीं। सबसे ऊपर माँ जिहाओ का नाम। झाओ लिंगजुन की उस चेतावनी को याद करते हुए उसने ज्यादातर लड़कों को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ झाओ लिंगजुन और 2-3 लड़कियों को स्वीकार किया। फिर उसने बार बार लिस्ट स्क्रॉल की, पर तुम्हारी रिक्वेस्ट कहीं नहीं मिली। चेहरे पर हल्की मायूसी उतर आई। उसने क्लास ग्रुप खोलकर तुम्हारी प्रोफाइल देखी, बिल्कुल खाली, सिर्फ पुरुष लिखा हुआ। कितना रहस्यमयी है यह, उसने सोचा, पर खुद आगे बढ़कर रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी उसे याद आया, तुमने कहा था स्कूल घर से बस 2 किलोमीटर दूर है और साथ में एक साथ 137 अंकों वाला हेनान का टॉपर भी उसी क्लास में है। कौतूहलवश उसने पूछ ही लिया, माँ, इतने ज्यादा नंबर होने के बाद भी वो लड़का बीजिंग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया? हेनान का टॉपर? शेन यिरेन का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। ये नाम सुनते ही तुम्हारा चेहरा उसके सामने आ गया। उसने बेझिझक पूछा, उसका नाम क्या है? लुओ युनजेंग, बेटी ने जवाब दिया। ये सुनते ही शेन यिरेन का पूरा शरीर जैसे बिजली से छू गया। ये तो वही शरारती बच्चा है। वो हैरानी से बुदबुदाई। हेनान का टॉपर, 737 अंक, सिर्फ 13 अंकों से पूरा स्कोर छूट गया। और मगर की टॉपर, उसकी अपनी बेटी, 650 अंकों पर। देखने में भले ही कम अंतर लगे, पर अनुपात के हिसाब से हेनान जैसे कठिन परीक्षा क्षेत्र में इतने नंबर लाना कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। यह लड़का तो असली प्रतिभा निकला, उसने मन ही मन सोचा। आखिर मैंने किस किस्म के खजाने को अपने बिस्तर में पाया था। उसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत और दिलचस्पी दोनों एक साथ बढ़ गईं। इधर हॉस्टल में तुम अपनी मेज पर बैठे भाषण का ड्राफ्ट लिख रहे थे, तभी फोन पर मैसेज की घंटी बजी। देखे बिना ही पता चल गया यह वही महिला दानव होगी, पर तुमने जवाब नहीं दिया, ध्यान भाषण पर ही टिकाए रखा। उधर कमरे में माँ जिहाओ बिस्तर पर लेटा खुद से बड़बड़ा रहा था। अजीब है, राजकुमारी ने अभी तक मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार क्यों नहीं की? झांग ची बर्तन धोकर लौटा। इंतजार मत कर, वो कभी नहीं जोड़ेगी। झाओ लिंगजुन ने तो साफ कह दिया था, लड़कों जोड़ना। उस राजधानी वाली लड़की ने मेरा मौका खराब कर दिया। माँ जिहाओ बड़बड़ाया, पर वो लड़की सच में जबरदस्त है, तू ही ट्राई कर। मुझसे रहम की भीख मत मांग, तुमने बिना ऊपर देखे कहा। तू इतना हैंडसम है, तू आगे बढ़, माँ जिहाओ ने कहा। दिलचस्पी नहीं, तुमने सिर उठाए बिना जवाब दिया। अगर राजधानी वाली को पटा लिया तो मैं तुझे बाप बुलाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ वो खुद मुझे पटा ले, तुमने मजाक में कहा। तू भी ना हर बात में उल्टा बोलता है। चांगची हंस पड़ा। तभी चांगची ने कुछ और छेड़ा, सच बता, तुझे शेन येजी पसंद नहीं है क्या? मुझे तो लगता है तुम दोनों में गजब की जोड़ी बनेगी। तुम्हारे मन में तुरंत खतरे की घंटी बजी
अगर उसे कभी पता चला कि तुम उसकी माँ के साथ क्या कर चुके हो तो सुरक्षा कर्मी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और अगर उसकी माँ को पता चला कि तुम उसकी बेटी के पीछे पड़े हो तो वो भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुमने गला साफ करते हुए गंभीर लहजे में कहा, दिलचस्पी नहीं, हमें अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई और देश सेवा पर लगाना चाहिए, ऐसी छोटी बातों में क्यों उलझे। बस कर, झांगची ने हंसते हुए टोका। तेरे मुंह से ये सुनकर मुझे ही शर्म आ रही है। कमरे में हल्की हंसी मजाक के बीच रात गहराती गई। तुम्हारा फोन बार बार जल रहा था पर तुमने जानबूझकर उसे साइलेंट पर रख दिया। कल सुबह जो होने वाला था उसकी तुम्हें अभी भनक तक नहीं थी। दोपहर से जवाब नहीं दे रहे, जानबूझकर मुझे तड़पा रहे हो। उसका मैसेज आया, ठीक है फिर मैं भी तुम्हें तड़पाऊंगी। सिर्फ एक घर और 3 गाड़ियां ही तो है ना, मर्द को थोड़ी अकड़ रखनी चाहिए। इंतजार करती हूँ जब तुम खुद गाड़ी लेकर मेरे सामने आकर मुझसे विनती करोगे कि मैं इसे रख थी। अगली सुबह एक तेज आवाज ने तुम्हारी नींद तोड़ दी। आंखें मलते हुए फोन उठाया और अगले ही पल पूरी तरह जाग गए। वो पागल औरत सीधा वीडियो कॉल लगा बैठी थी। ये कहीं मेरी फोटो गैलरी तो नहीं देख रही? ये सोचते ही तुमने फौरन कॉल काट दी और 3 प्रश्न चिन्ह भेज दिए। जवाब तुरंत आया, हाँ, डर गए, कल रात मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसलिए ये छोटी सी सजा। तुमने गुस्से से टाइप किया, कल रात भाषण का ड्राफ्ट लिख रहा था, कृपया मुझे बार बार परेशान मत करो। ठीक है। जवाब आया, अगर मेरी बात मान लो तो सब खत्म। तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया। पर तभी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ टपकी, लंबी गोरी टांगों की। तुम भन्ना गए। इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी खूबसूरती, कोई इंसान कैसे इससे बच सकता है? पीछे पीछे एक वॉइस मैसेज भी आया, हल्की सी हंसी में डूबा हुआ, पसंद आया, मैंने बेटी से पूछ लिया है, आज सुबह दाखिला समारोह है, दोपहर में यूनिफॉर्म मिलेगी, शाम को खाली समय है, रात 7 बजे उसी घर में इंतजार करूंगी, मत आना तो देख लूंगी। तुमने दांत भींच कर लिखा, नहीं आऊंगा। जवाब में गुस्से भरा मैसेज आया, मुझे मजबूर मत करो कि आदमी भेज कर तुम्हें उठवा लूं। तुमने जवाब देना छोड़ दिया, सीधे बिस्तर से उठ खड़े हुए। कमरे में झांगची और छेनमो अभी भी गहरी नींद में थे। माँ जिहाओ की चारपाई खाली थी। भाषण का ड्राफ्ट और टिश्यू लेकर तुम वॉशरूम की तरफ बढ़े। खाली जगह देखकर अंदर घुसे ही थे कि बगल के केबिन से एक परिचित आवाज सुनाई दी, थैंक यू छोटे दिल वाली, फॉलो के लिए शुक्रिया। ये तो माँ जिहाओ की आवाज थी। सुबह सुबह टॉयलेट में बैठकर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक शरारती ख्याल कौंधा, कल रात भिखारी को मदद करने के बाद पॉइंट्स सिर्फ 2 ही बचे थे और अभी तक कोई नया मौका नहीं मिला था। मौका न मिले तो खुद बना लो, तुमने मन ही मन सोचा। तुमने चुपचाप झुककर दीवार की दरार से देखा, बगल वाले केबिन में टिश्यू का एक पैकेट रखा था। माँ जिहाओ पूरी तरह लाइव स्ट्रीम में डूबा था, उसे कुछ पता ही नहीं चला। धीरे से तुमने वो पूरा पैकेट खींच लिया। कुछ ही सेकंड में बगल से चीख सुनाई दी, अरे मेरा टिश्यू कहाँ गया? मैं तो लाया था। धड़ाम धड़ाम दीवार पीटने की आवाज आई, इधर कोई है? अरे भाई तू भी यही है क्या? तुमने जानबूझकर हैरानी जताई, अरे यार वही तो हूँ। माँ जिहाओ की आवाज में राहत झलकी, टिश्यू लाना भूल गया, थोड़ा दे दे यार। कोई बात नहीं। तुमने एक टुकड़ा दरार से आगे बढ़ाया, बस एक टुकड़ा भाई और दे दे। सिस्टम की आवाज बजी, मदद के लिए 2 पॉइंट्स मिले। तुम मन ही मन खुश हुए। कल आंटी की मदद पर तो सीधे 90 पॉइंट्स मिले थे। इस मामूली मदद की भला क्या तुलना, पर फिर भी 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट है। एक टुकड़ा काफी नहीं? तुमने अनजान बनते हुए पूछा। इतना कम कैसे चलेगा भाई? माँ जिहाओ बिलबिलाया। तुमने आधा पैकेट फाड़ कर दे दिया। ये क्या? आधा पैकेट। वो चौंक गया। सिस्टम फिर बोला, 1 पॉइंट और मिला। तुमने फिर पूछा, अब भी कम है? थोड़ा और दे दे भाई। उसने गिड़गिड़ाया। तुमने फिर एक हिस्सा फाड़ कर दिया। सिस्टम ने एक और पॉइंट जोड़ा। यार तू मजाक कर रहा है क्या? मेरी टांगें अकड़ गई हैं। माँ जिहाओ चिल्लाया। तुम मुस्कुराए। 10 पॉइंट्स जमा हो चुके थे। बड़ी लॉटरी के लिए बस इतना ही चाहिए था। सामग्री संरक्षण भी तो जरूरी है। तुमने गंभीरता से कहा, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ, बस कर यार, अब और नहीं झेला जाता। माँ जिहाओ की आवाज में सच्ची तकलीफ थी। उसने किसी तरह काम खत्म किया और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। तुमने भीतर ही भीतर बड़ा इनाम खोला। बधाई हो, याददाश्त गुण प्लस और 58। यह जानकर तुम चौंक गए। कल रात का पूरा भाषण, जिसे 3 बार दोहराने पर भी आधा अधूरा याद रहता था, अब एकदम साफ साफ दिमाग में उतर आया था। सिस्टम की ताकत का एक और नमूना सामने था। नहाकर तैयार होने के बाद तुमने अपना चश्मा पहना और चारों दोस्त साथ में कैंटीन की तरफ चल पड़े। झाओ लिंगजुन पास आते ही तुम्हें ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। लुओ युनजिंग, आज तो पूरे स्टाइल में हो, चश्मा भी लगाया है। पहचानने में देर लग गई। तुमने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चलें? समाजवादी उत्तराधिकारी। उसने मजाक में तंज कसा, तुम्हारे लिए तो नहीं। तुमने पलटवार किया। ये सुनते ही झाओ लिंगजुन की मुस्कान गायब हो गई। पीछे खड़ी लड़कियां हंस पड़ी। माँ जिहाओ ने फौरन माहौल संभाला, बहन जी गुस्सा मत करो, लुओ भाई तो बस मजाक कर रहा था। झाओ लिंगजुन तुम्हारे करीब आई। कल रात तो पता ही नहीं चला, तुम हेनान के टॉपर निकले, 737 अंक। भाई तुम तो कमाल हो। पीछे खड़ी लड़कियों में हलचल मच गई। क्या टॉपर? चुप चुप, तुमने हल्के से हंसते हुए कहा। झाओ लिंगजुन ने उत्सुकता से पूछा, इतने अंक होने के बाद भी तुमने बीजिंग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चुनी? तुम मुस्कुराते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गए। अंदाजा लगाओ, मुझे नहीं पड़ी। उसने कंधे उचकाए। फिर पीछे आते हुए एक और बात छेड़ी, अच्छा कल रात कहा था ना कि तुम्हारी खासियत है दूसरों की मदद करना, वो सच था या बस मजाक? क्यों, कोई परेशानी है? तुमने पूछा। झाओ लिंगजुन ने आंखें मटकाई। बड़ी परेशानी तो नहीं, बस छोटी सी। कल रात मेरी गर्दन अकड़ गई, दर्द हो रहा है। लुओ युनजिंग, इतने दयालु हो, थोड़ा मेरे लिए नाश्ता ला सकते हो?
ये सुनते ही माँ जिहाओ बीच में कूद पड़ा। बहन जी, मैं ला देता हूँ। पर झाओ लिंगजुन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे तुमसे मुखातिब रही। नहीं, इसे ही करने दो, मौका तो देना चाहिए ना। तुमने भीतर ही भीतर मुस्कुराया। ये गर्दन दर्द वाली बात झूठी थी, ये साफ पता चल रहा था, तंग करने की नीयत से आई थी। कोई बात नहीं, तुमने कहा, छोटी सी बात है, कार्ड दे दो। उसने अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहा, बड़ी मेहरबानी, मैं यहीं जगह घेर कर रखती हूँ, जो पसंद हो ले आना, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम रसोई की तरफ बढ़े, तीनों दोस्त तुम्हारे पीछे पीछे। मक्के के 2 टुकड़े, 2 उबले शकरकंद, 2 सॉसेज, 2 तल्ले अंडे, 6 केकड़े भरे बाऊजी और एक बड़ा कटोरा राजधानी स्टाइल नूडल्स पूरी थाली भर कर ले आए। माँ जिहाओ की आंखें फटी रह गईं। भाई, क्या वो लड़की अकेली इतना खा लेगी? जो नहीं खा पाएगी मैं खा लूंगा, तुमने बेफिक्री से कहा। माँ जिहाओ हैरान रह गया। क्या चीज हो यार, इतनी बेशर्मी से मुफ्त का खाना? झांगची ने धीरे से चेतावनी दी, भाई संभल कर, ये लड़की ताइक्वांडो, कराटे, सांदा सब जानती है, पिट सकते हो। तुमने ठंडे लहजे में कहा, नहीं मारेगी वरना क्लास मॉनिटर की रेस से बाहर हो जाएगी। काउंटर पर पहुंचकर बिल चुकाया, 83 युआन। ज्यादातर पैसा केकड़े बाऊजी में गया। फिर मसाला मेज की तरफ बढ़े, वहां रखी सरसों की बोतल उठाई और 2 बड़े चम्मच नूडल्स में मिला दी, अच्छी तरह हिलाकर। थाली उठाकर झाओ लिंगजुन के पास पहुंचे। इतना सारा दोनों के लिए है क्या? उसने हैरानी से पूछा। तुमने पूरी थाली उसकी तरफ खिसका दी। नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। मदद के लिए 3 पॉइंट्स मिले। झाओ लिंगजुन की आंखें फैल गईं। इतना सब अकेले? मुझे सुअर समझा है क्या? तुमने मासूमियत से कहा। तुमने ही तो कहा था जो पसंद हो ले आना। सोचा तुम कुश्तीबाज हो, खुराक तो ज्यादा ही होगी। तुम्हारी खुराक ज्यादा है, वो गुस्से में बोली। फिर हार मानते हुए, ठीक है बैठो, साथ खाते हैं, अकेले खत्म नहीं होगा। तुम यही तो चाहते थे। फौरन उसके सामने बैठ गए, मक्का उठाकर खाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर नूडल्स के बाउल पर पड़ी। अरे, राजधानी स्टाइल नूडल्स भी लाए हो? सोच समझ कर लाए हो, ये तो मेरी पसंदीदा डिश है। उसने चम्मच से सारे मसाले अच्छी तरह मिलाए और मुंह में डालने ही वाली थी कि तुमने फौरन एक बाऊजी उठाकर खुद खाना शुरू कर दिया। देर करते तो शायद कुछ बचता ही नहीं। बगल की मेज से किसी लड़के ने आकर पूछा, हेलो, वीचैट जोड़ सकता हूँ? तुमने एक और तला अंडा उठाकर मुंह में डाला। झाओ लिंगजुन ने तुम्हारी तरफ देखा। रात को खाना नहीं खाया क्या? ऐसे टूट पड़े हो। फिर उस लड़के की तरफ देखकर सीधे मना कर दिया, माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़का हैरानी से तुम्हें देखता हुआ चला गया। उसने तुम्हें ही उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया। लड़के के जाने के बाद तुमने पूछा, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अंदाजा लगाओ। उसने शरारत से जवाब दिया, मेरा अंदाजा है नहीं है, बस बहाना बनाया। ये लड़के बड़े परेशान करते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। फिर उसने बड़ा चम्मच भरकर नूडल्स मुंह में डाल लिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने पूछते पूछते ही अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसका चेहरा अचानक ऐंठ गया, भौहें सिकुड़ गईं, गालों पर लालिमा दौड़ गई और एक तीखी जलन गले से सीधे पेट तक उतर गई। तुम बेफिक्री से खाते रहे, क्या हुआ? झाओ लिंगजुन ने मुट्ठियां भींची, जोर से मेज पर हाथ पटका। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। लो युनजिंग, ये क्या है? आसपास के छात्र चौंक गए। तुम अब भी शांति से चबाते रहे। बुरा तो नहीं, बस बहुत तीखा है, वो चिल्लाई। किसने डाला इसमें सरसों? तुमने चौंकते हुए कहा, सरसों? मैंने तो कुछ नहीं डाला। फौरन कटोरा उठाकर एक चम्मच छका। सच में तीखा है। जरूर रसोई वाली ने गलती से गलत मसाला डाल दिया। मैं जाकर शिकायत करता हूँ। ये सुनते ही झाओ लिंगजुन घबरा गई। वो क्लास मॉनिटर की रेस में थी। अपने असली परिचय, राजधानी के मेयर की बेटी, को उजागर होने देने का खतरा नहीं उठा सकती थी। रहने दो, उसने रोका। बस मेरे लिए पानी या दलिया ले आओ, गला जल रहा है। तुम फिर रसोई की तरफ गए। इस बार लौटे तो हाथ में एक भाप छोड़ता कटोरा था। न पानी न दलिया, बल्कि राजधानी की मशहूर मूंग दाल की खट्टी घोल। मदद के लिए 2 और पॉइंट्स मिले। कटोरा उसके सामने रखा। झाओ लिंगजुन ने सरसों की जलन में बिना सोचे समझे बड़ा घूंट भर लिया और अगले ही पल पूरा घूंट वापस थूक दिया। तुमने पहले से ही एक कदम पीछे हटकर मक्का और अंडा उठा लिया था। ये क्या है? वो हांफते हुए बोली। पता नहीं, तुमने बेफिक्री से कहा। शायद रसोई की गलती। चलो, मैं जाकर तुम्हारे लिए वहीं इसे उनके मुंह पर फेंक आता हूँ, गुस्सा निकल जाएगा। बस करो। झाओ लिंगजुन खड़ी हो गई, मुट्ठियां चटकाते हुए। यह तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने ठंडे लहजे में उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। यह कैंटीन है, सब देख रहे हैं। तुम्हें तो क्लास मॉनिटर बनना है ना, पार्टी में भी शामिल होना है ना, पहले सोच लो। यह सुनते ही झाओ लिंगजुन का जोश एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। तुम्हारी बात सही थी। इतनी बड़ी भीड़ के सामने हाथापाई करना उसकी छवि के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसने दांत भींच कर कहा, बाहर चलो, वहां कोई नहीं देखेगा। झाओ लिंगजुन तुम्हें घसीटते हुए मैदान के किनारे एक सुनसान झाड़ियों की तरफ ले गई, जहां कोई नहीं देख सकता था। कॉलर पकड़कर पूरी ताकत से भींच लिया। आज तेरी खैर नहीं। तुम फिर भी बेफिक्री से मुंह चलाते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभी भी चबा रहा है, शर्म नहीं आती? उसने दांत पीसते हुए कहा। तुमने इत्मीनान से जवाब दिया, एक एक दाना अनाज मेहनत से उगता है, बर्बाद करना ठीक नहीं। बस कर। वो गुस्से से लगभग फट पड़ी। एक मौका देती हूँ, अगर ईमानदारी से माफी मांग ली तो छोड़ दूंगी। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। काउंसलर की कॉल थी। एक नजर देखकर उसने काट दी। किसने शिकायत कर दी? वो बड़बड़ाई। तुमने उसकी झिझक देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। क्या बात है, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही? कहीं क्लास मॉनिटर की रेस और सिफारिश खराब होने का डर तो नहीं सता रहा? यह सुनते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। तभी तुम्हारा फोन भी बज उठा। ये काउंसलर की ही कॉल थी। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, तुझे पीट भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसने धमकाया।
हालांकि आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। तुमने शांति से फोन दिखाया, देख लो क्लास टीचर की भी कॉल है। उसका चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया। तुमने आगे कहा, मुझे पता है तुम एक समझदार इंसान हो, तुम मुझे मारोगी नहीं, तो बता तुझमें ऐसा क्या समझदारी दिख रही है मुझे? उसने पूछा। तुमने गंभीरता से बोलना शुरू किया। कल रात कक्षा परिचय में तुमने साफ कहा था पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, जल्दी पार्टी की सदस्यता लेनी है, आगे शोध में जाना चाहती हो और क्लास मॉनिटर बनने का इरादा भी जताया था। सही कहा ना? उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलकी। ये लड़का इतनी बारीकी से याद कैसे रखे बैठा है। आगे बढ़ूं? तुमने पूछा। बोल। उसने अनुमति दी। तुमने कहा था तुम्हारा स्वभाव खुला खुला है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना पसंद है, यानी तुम्हारा नजरिया साफ और दिशा तय है। इतनी सोच समझ वाली लड़की छोटी मोटी बात पर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएगी। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तुमने आखिरी वार किया, और सच कहूं तो तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक बड़ा लक्ष्य है, दूर की सोच है, बेटी होकर भी बेटों जैसा हौसला रखती हो। पुराने जमाने में होती तो किसी सेनापति से कम न होती। ये सुनते ही झाओ लिंगजुन के होठों के कोने खुद ब खुद ऊपर उठने लगे। चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करे, मुस्कान छुपाए नहीं छिप रही थी। कॉलर पकड़े हाथ की पकड़ अनजाने में ढीली पड़ गई। जुबान तो मीठी है तेरी, उसने कहा। और बोल। तुमने आखिरी दांव खेला। तुम जैसी बहादुर लड़की छोटी सी बात पर अपना पूरा भविष्य कभी बर्बाद नहीं करेगी। यही तो तुम्हारी असली समझदारी है। सही कहा ना मैंने? हाँ। जाओ। लिंगजुन पूरी तरह खिल उठी, कॉलर पूरी तरह छोड़ दिया, उल्टा तुम्हारी शर्ट सीधी करने लगी। यार तुझसे तो पहले मिलना चाहिए था, सारी गलत फहमी थी, माफी चाहता हूँ। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी। मदद के लिए 6 पॉइंट्स मिले। तुम भीतर ही भीतर हैरान रह गए। ये क्या? बस बातों बातों में किसी को मना लेने पर भी पॉइंट्स? यह तो बुढ़िया को सड़क पार कराने से भी ज्यादा फायदेमंद निकला। लुओ युनजेंग, बड़ा शुक्रिया, झाओ लिंगजुन ने भावुक होकर कहा। मुझे किसी ने पहली बार इस तरह समझा है, शायद यही किस्मत है। उसने बांध डालकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। आज से हम पक्के दोस्त। लड़ने से ही तो दोस्ती होती है, कहते हैं ना। पेट भरने की बात चली तो झाओ लिंगजुन जंगल से बाहर निकलते हुए बोली, चल अब मैं मिल्क टी पिलाती हूँ। पर तभी तुम दोनों की नजर सामने से आती भीड़ पर पड़ी। काउंसलर बाई छुशिया, क्लास टीचर सु वानशिंग और साथ में शेन येजी और तुम्हारे रूममेट्स सब घबराए हुए दौड़े चले आ रहे थे। झाओ लिंगजुन का कंधे पर रखा हाथ बिजली की तेजी से हट गया। चेहरे पर तुरंत मुस्कान सज गई। टीचर, काउंसलर, तुम सब यहाँ कैसे? चिंता मत करो, हम बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। ये सुनकर आसपास खड़े छात्र मुश्किल से हंसी दबा पाए। काउंसलर और क्लास टीचर तुम दोनों को सही सलामत देखकर राहत की सांस ले चुके थे। माँ जिहाओ ने काउंसलर को पूरा किस्सा सुनाया। तुम दोनों की गलती है, पर बड़ी बात नहीं, काउंसलर ने समझाते हुए कहा। फिर तुम्हें अलग बुलाकर पूछताछ की। तुमने बिना बहाना बनाए सीधे सारा दोष अपने सिर ले लिया। काउंसलर, सु टीचर, गलती मेरी थी, मुझे झाओ लिंगजुन को तंग नहीं करना चाहिए था, मुझे यह आलोचना कबूल है। काउंसलर तुम्हारा यह रवैया देखकर संतुष्ट हुए, हालांकि उन्हें पता था असल शुरुआत झाओ लिंगजुन ने की थी। फिर भी तुम्हारा यूं जिम्मेदारी लेना उन्हें भा गया। रास्ते में काउंसलर ने धीरे से क्लास टीचर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है वो जानती थी कि झाओ लिंगजुन कौन है? उसकी बातों से तो नहीं लगता, क्लास टीचर ने जवाब दिया। दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। आजकल के बच्चे भी अजीब हैं, एक झूठी गर्दन दर्द बनाकर खाना मंगवाता है, दूसरा जवाब में सरसों मिला देता है, फिर हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। दूसरे दिन ही ऐसा सिर दर्द। दोनों हंस पड़े। फिर काउंसलर का स्वर गंभीर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, लुओ युनजेंग के दाखिले के कागजात में माता पिता की कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ बुआ का नंबर आपातकालीन संपर्क में दर्ज है। मैंने फोन करके पता लगाया, काउंसलर ने आगे कहा। आवाज में भारीपन उतर आया। लुओ युनजेंग जिस साल 5वीं पास करके 6ठी में जाने वाला था, उसी गर्मी की छुट्टियों में उसके माता पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। तब से वो अकेला ही अपनी जिंदगी जी रहा है। बहुत मुश्किलें झेली हैं इसने। क्लास टीचर के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। दिल में एक टीस उठी, इतना कुछ सहकर भी इतना खुश मिजाज और हाजिर जवाब बना रहना सच में हिम्मत का काम है। दोनों की आंखों में एक ही ख्याल था, इस बच्चे का आगे से पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हें अभी तक इस बातचीत की भनक तक नहीं थी। तुम बस झाओ लिंगजुन के साथ हंसी मजाक करते हुए मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, जहां थोड़ी देर में हजारों नए छात्रों के बीच दाखिला समारोह शुरू होने वाला था। और उस समारोह में तुम्हारा नाम मंच से गूंजने वाला था, जो आज की सारी हंसी मजाक से कहीं बड़ा एक पल बनने वाला था। अगर आप इस सीरीज का एपिसोड 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो पर 100 लाइक्स और 20 कमेंट्स पूरे करवा दीजिए। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, अगला एपिसोड तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। तो बताइए, क्या आप एपिसोड 3 के लिए तैयार हैं? लुओ युनजेंग, इधर आओ। झाओ लिंगजुन दूर से ही उत्साह से हाथ हिलाने लगी। उसके एक तरफ खुद शेन येजी बैठी थी, दूसरी तरफ खास तुम्हारे लिए सीट रोकी हुई थी। हजारों निगाहों की जलन भरी नजरों के बीच तुम बेफिक्री से भीड़ चीरते हुए झाओ लिंगजुन के बगल में जा बैठे। आसपास फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह लड़का कौन है? दो खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठा है। राजकुमारी के साथ वाली लड़की का नाम क्या है? वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है ना। उसका नाम झाओ लिंगजुन है। सुबह नाश्ते में मैंने उससे कांटेक्ट मांगा था, उसने साफ मना कर दिया।
बोली, उसका बॉयफ्रेंड है, वही जो अभी बैठा है, उसका बॉयफ्रेंड। ये बात कानों कान फैलने लगी। ठीक उसी वक्त झाओ लिंगजुन ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, अरे, काउंसलर और क्लास टीचर बुला रहे हैं तुम्हें। तुम उठकर उनके पास पहुंचे। काउंसलर बाई छुशिया की बेचैनी साफ झलक रही थी। 5,000 के करीब नए छात्रों के सामने ठीक उसी क्लास से दोनों नए छात्र प्रतिनिधि चुने गए थे। कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। समझ गए ना? थोड़ी देर में अनाउंसमेंट के हिसाब से मंच पर जाना है, घबराना मत, उन्होंने समझाया। समझ गया, तुमने और शेन येजी ने एक साथ कहा। कल रात जो ड्राफ्ट दिए थे अच्छे लिखे थे, ऊपर से भी मंजूरी मिल गई है, बस वही पढ़ लेना मंच पर। काउंसलर ने फिर पूछा, स्क्रिप्ट साथ लाए हो ना? शेन येजी ने अपनी सफेद पैंट की जेब से कागज निकालकर दिखाया। आज उसने खास तौर पर स्कर्ट की जगह सफेद शर्ट और पैंट पहनी थी, इस मौके के लिए उपयुक्त पोशाक। लो युनजेंग, तुम्हारी कहाँ है? काउंसलर ने पूछा। साथ नहीं लाया, तुमने सीधा जवाब दिया। क्या मतलब नहीं लाए? काउंसलर के माथे पर बल पड़ गए। बिना स्क्रिप्ट भाषण दूंगा, तुमने शांति से कहा। क्या? काउंसलर की आंखें फैल गईं। बगल में खड़ी सू टीचर भी चौंक पड़ी। आज ही की सुबह मैं और सू टीचर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुमने ठीक उल्टा कर दिया। काउंसलर परेशान होकर बोली, अगर कोई गलती हुई तो बदनामी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की होगी। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? शेन येजी भी तुम्हारे लिए चिंतित हो उठी, पर तुमने पूरे भरोसे से कहा। काउंसलर, सू टीचर, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अगर आपको शर्मिंदा किया तो कॉलेज छोड़ने को भी तैयार हूं। सच में इतना यकीन है खुद पर? काउंसलर और सू टीचर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब भी आधा अधूरा भरोसा था। अगर झाओ लिंगजुन मंच पर होती तो शायद इतनी फिक्र न होती। उसका कल रात का प्रदर्शन बेहद परिपक्व था। तुम्हारा हाजिर जवाब स्वभाव तो अच्छा था, पर घबराकर सब कुछ भूल जाने का डर बना ही रहता है। तुम मुस्कुराए। देख लीजिएगा, तुम्हारे भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास था। याददाश्त वाला इनाम पहले ही मिल चुका था। कल रात लिखा हर शब्द दिमाग में नक्श की तरह बैठा हुआ था। इस बीच मंच के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक महिला असिस्टेंट चुपचाप मोबाइल से वीडियो बना रही थी। शेन यिरेन ने खुद उसे भेजा था। रात को बेटी के मुंह से सुना था कि आज तुम दोनों मंच पर भाषण देने वाले हो। वो अपनी बेटी का प्रदर्शन देखना चाहती थी और साथ ही अपने छोटे प्रेमी का भी। उद्घाटन भाषण शुरू हुआ। कुलपति ने उच्च तकनीक से भविष्य का नेतृत्व विषय पर संबोधन दिया। नए छात्रों को नवाचार की प्रेरणा दी, साथ में देश के हाईटेक शिक्षा आधार बनाने का आह्वान भी किया। पूरा सभागार ध्यान से सुन रहा था, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और था। कुछ ही देर में तुम्हें मंच पर खड़ा होना था और तुमने पहले ही तय कर लिया था कि आज की स्क्रिप्ट कल रात लिखी हुई आदर्श स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग होगी। सुबह 9 बजे ठीक समय पर उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। कुलपति के भाषण के बाद तुम्हें और शेन येजी को मंच पर बुलाया गया। दोनों को कॉलेज बैज पहनाया गया। फिर बारी आई भाषण की। शेन येजी पहले बोलने गई। गहरी सांस लेकर नरम आवाज में उसने अपने पुराने कागज से पढ़ना शुरू किया। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिय साथियों, नमस्कार। शुरुआत में हल्की घबराहट थी, पर धीरे धीरे उसका स्वर स्थिर हो गया। उसने 12 साल की मेहनत, माता पिता के सहयोग और इस यूनिवर्सिटी को चुनने के पीछे की सोच साझा की। भाषण पूरे 5 मिनट चला, पर सच कहें तो पूरा हॉल उसकी बातों से ज्यादा उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो मंच से उतरी। अब बारी थी तुम्हारी। अगला भाषण देंगे लो युनजेंग, मंच संचालक ने ऐलान किया। हल्की तालियां गूंजीं। पहले जैसा जोश नहीं था। तुम बिना किसी कागज के सीधी नजर से भीड़ की तरफ देखते हुए मंच पर आगे बढ़े। पीछे बैठे काउंसलर और क्लास टीचर की धड़कनें तेज हो गईं। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण, वरिष्ठ साथियों, नमस्कार। मैं हेनान से आया 2025 बैच का नया छात्र लुओ युनजेंग हूं। शुरुआती पंक्तियां शेन येजी जैसी ही थीं, पर तुम्हारा अंदाज बिल्कुल शांत, बेझिझक था, कोई हिचकिचाहट नहीं। मेरा गृहनगर मध्य भारत की सभ्यता का एक अहम केंद्र रहा है, हजारों साल के इतिहास और संस्कृति की धरोहर लिए हुए। वहीं मैंने देखा है कैसे मेहनतकश हाथ उम्मीद की खेती करते हैं और कैसे ज्ञान किस्मत बदल सकता है। तुम्हारा लहजा आत्मविश्वास से भरा था। स्वर में उतार चढ़ाव इतना सटीक था कि पूरा हॉल ध्यान से सुनने लगा। बगल में खड़े संचालक भी हैरान थे। यह तो किसी अनुभवी वक्ता जैसा अंदाज था,
नेतृत्व चाहता है कि मैं अपने पढ़ाई के अनुभव साझा करूं। सच कहूं तो मेरे पास ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। मैं बहुत मेहनती छात्र नहीं रहा, क्लास में अक्सर खोया रहता। टीचर अक्सर मुझ पर चौक फेंक देते, कभी कभी सो भी जाता। बाकी बच्चे वीकेंड को कोचिंग जाते थे। मेरे घर में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए नतीजे भी ज्यादा अच्छे नहीं रहे। हर बार सिर्फ 740 के आसपास ही अटका रहा, कभी पूरे नंबर नहीं ला पाया। बोर्ड परीक्षा में भी ठीक से नहीं कर पाया, बस 737 ही ला सका। यह सुनते ही पूरा हॉल एक साथ फुसफुसा उठा। 740 अटका रहता है, पूरे नंबर नहीं ला पाया, यह कैसी बुरी परफॉर्मेंस है। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल हंसी में बदल गया। यह लड़का तो बड़ा दिलचस्प निकला, बात करने का अंदाज बड़ा जमीनी है, चेहरा भी अच्छा है। समारोह के बाद इससे कांटेक्ट लूंगी। जो पहले सख्त गंभीर माहौल था, वो अब पूरी तरह जीवंत हो उठा। मंच के किनारे खड़ी शेन येजी भी मुस्कान रोक नहीं पाई। असल में वो भी बहुत मेहनती छात्रा नहीं थी, क्लास में अक्सर खोई रहती थी। तुम्हारी बात सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी ही कहानी कह दी हो। दोनों में एक अनकहा सा तालमेल महसूस हुआ। पीछे बैठी काउंसलर बाई छुशियां परेशान होकर बुदबुदाई, ये तो स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग बोल रहा है। पर क्लास टीचर सु वानशिंग ने धीरे से कहा, देखो तो, असर तो बुरा नहीं हो रहा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी बेतकल्लुफ शैली। तुम्हें खुद पता नहीं था कि पिछली रात का आदर्श ड्राफ्ट तुम्हें बनावटी लगा था, किताबी निबंध जैसा असली जुड़ाव वाला नहीं। इसलिए मंच पर आते ही मन बदल लिया और यह बेधड़क दिल से निकला अंदाज अपना लिया। दोपहर की खुन्नस और रात का न्योता। समारोह खत्म होते ही तुम मंच से उतरे और रास्ते भर दर्जनों लड़कियां तुम्हारे पीछे पीछे संपर्क मांगती रहीं। तुमने बिना किसी को मना किए सबकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। चाओ लिंगजुन ने आंखें तरेड़ते हुए देखा, मन ही मन जल भुन गई। इतनी सारी लड़कियों को हाँ बोल रहा है और खुद उसकी रिक्वेस्ट कभी सामने आई ही नहीं थी। दूसरी तरफ शेन येजी भी चुपचाप यह सब देख रही थी। दिल में एक अजीब सी खटास घुल रही थी। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, वो समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या है। इसी बीच कुलपति ने काउंसलर और क्लास टीचर को अलग बुलाकर तुम्हारी खुलकर तारीफ की। तुम्हारी क्लास के लो युनजेंग ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। भाषा, मंच पर पकड़, दर्शकों से जुड़ने की क्षमता, सब लाजवाब। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी क्लास को 2000 का इनाम देता हूं। काउंसलर और क्लास टीचर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जाते जाते कुलपति ने गंभीर लहजे में इतना और जोड़ा, लो युनजेंग और शेन येजी दोनों पर विशेष ध्यान रखना। और हाँ, एक तीसरा नाम भी है, उसका भी ख्याल रखना। दोपहर के खाने पर झाओ लिंगजुन ने खुद खर्च उठाया। तुम और शेन येजी दोनों उसके साथ एक ही मेज पर बैठे। यह नज़ारा पूरे कैंपस के लड़कों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। माँ जिहाओ, झांग ची और छेनमो बगल की मेज से हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। खाने के बीच में तुम्हारा फोन बार बार जल उठा। शेन यिरेन के मैसेज थे, पर झाओ लिंगजुन और शेन येजी दोनों पास बैठी थीं, इसीलिए तुमने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। झाओ लिंगजुन ने तुम्हारा बार बार बजता फोन देखा तो तंज कसा। इतनी सारी लड़कियों से बात करने में वक्त कम पड़ रहा है क्या? तुमने फोन जेब में डाल दिया, बेपरवाही से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? यह सुनते ही झाओ लिंगजुन भड़क उठी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूं, मुझे हक है पूछने का। उसकी आवाज में सच्ची झुंझलाहट थी, हालांकि खुद उसे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। खाना खत्म होते ही झाओ लिंगजुन ने तुम्हारा हाथ पकड़कर उठा दिया, गुस्से से बोली, लुओ युनजेंग, बस भी करो अब। मैं तुम्हें भाई मानती हूं, पर यह मत सोचना कि तुम हर लड़की को यूं ही दिल तोड़ते फिरोगे। तुमने मासूमियत जताई। लड़कियां खुद संपर्क मांग रही थीं, मना करना तो बेइज्जती होती, तो जिसने भी मांगा, तुम एक और जोड़ लोगी? उसने तमतमाते हुए पूछा। इससे पहले तुम कुछ जवाब देते, झाओ लिंगजुन शेन येजी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से निकल गई। पीछे मुड़कर एक आखिरी बात कही, अगली बार किसी और को हाँ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉस्टल लौटकर तुम बिस्तर पर लेट गए। आखिरकार फोन निकालकर शेन यिरेन के मैसेज खोले। एक के बाद एक कई लाइनें आई हुई थीं। तुम्हारी जुबान तो कमाल की है, मेरी बेटी से भी बेहतर बोलते हो। आज तो तुम्हें देखकर मेरी नजर में तुम्हारी कीमत और बढ़ गई। जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर एक आखिरी मैसेज, भूलना मत, रात 7 बजे उसी घर में इंतजार करूंगी। साथ में एक और तस्वीर। तुमने भारी मन से टाइप किया। तुम्हारी बेटी को कैसे पता चला कि मैंने सुबह क्या बोला? जवाब आया, बेटी ने ही बताया, बोली उसका क्लासमेट कमाल का था। तुम एक पल के लिए ठिठक गए। यानी शेन येजी घर जाकर मां को तुम्हारे बारे में बता रही थी। मन में अजीब सी हलचल उठी। मैं नहीं आऊंगा। तुमने फिर लिखा,
हालांकि इस बार तुम्हारी उंगलियां पहले जैसी दृढ़ता से नहीं चली थीं। जवाब आया, ठीक है, मत आना, पर याद रखना, जो मौका आज छोड़ोगे वो दोबारा नहीं मिलेगा। साथ में सिस्टम में जमा भारी भरकम मदद अंक की गिनती भी दिमाग में घूम रही थी। इतने बड़े इनाम एक झटके में छोड़ना आसान नहीं था। तुमने फोन बिस्तर पर पटक दिया, छत की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। एक तरफ झाओ लिंगजुन की चेतावनी, दूसरी तरफ शेन येजी का दिल में उठता अजीब सा भाव, और तीसरी तरफ शेन यिरेन का न्योता और सिस्टम के अनगिनत अंक। मन उलझनों से भर गया। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 7 बजे की तरफ बढ़ रही थीं। आखिर तुम क्या फैसला लोगे? खचाखच भरे स्टेडियम में हजारों नए छात्र और शिक्षक बैठे थे। नए छात्र दाखिला समारोह शुरू होने ही वाला था। लुओ युनजेंग, इधर आओ। झाओ लिंगजुन दूर से ही उत्साह से हाथ हिलाने लगी। उसके एक तरफ खुद शेन येजी बैठी थी, दूसरी तरफ खास तुम्हारे लिए सीट रोकी हुई थी। हजारों निगाहों की जलन भरी नजरों के बीच तुम बेफिक्री से भीड़ चीरते हुए झाओ लिंगजुन के बगल में जा बैठे। आसपास फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह लड़का कौन है? दो खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठा है। राजकुमारी के साथ वाली लड़की का नाम क्या है? वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है ना। उसका नाम झाओ लिंगजुन है। सुबह नाश्ते में मैंने उससे कांटेक्ट मांगा था, उसने साफ मना कर दिया। बोली उसका बॉयफ्रेंड है, वही जो अभी बैठा है, उसका बॉयफ्रेंड। ये बात कानों कान फैलने लगी। ठीक उसी वक्त झाओ लिंगजुन ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, अरे, काउंसलर और क्लास टीचर बुला रहे हैं तुम्हें। तुम उठकर उनके पास पहुंचे। काउंसलर बाई छुशिया की बेचैनी साफ झलक रही थी। 5000 के करीब नए छात्रों के सामने ठीक उसी क्लास से दोनों नए छात्र प्रतिनिधि चुने गए थे। कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। समझ गए ना? थोड़ी देर में अनाउंसमेंट के हिसाब से मंच पर जाना है, घबराना मत, उन्होंने समझाया। समझ गया, तुमने और शेन येजी ने एक साथ कहा। कल रात जो ड्राफ्ट दिए थे अच्छे लिखे थे, ऊपर से भी मंजूरी मिल गई है, बस वही पढ़ लेना मंच पर। काउंसलर ने फिर पूछा, स्क्रिप्ट साथ लाए हो ना? शेन येजी ने अपनी सफेद पैंट की जेब से कागज निकालकर दिखाया। आज उसने खास तौर पर स्कर्ट की जगह सफेद शर्ट और पैंट पहनी थी, इस मौके के लिए उपयुक्त पोशाक। लो युनजेंग, तुम्हारी कहाँ है? काउंसलर ने पूछा। साथ नहीं लाया, तुमने सीधा जवाब दिया। क्या मतलब नहीं लाए? काउंसलर के माथे पर बल पड़ गए। बिना स्क्रिप्ट भाषण दूंगा, तुमने शांति से कहा। क्या? काउंसलर की आंखें फैल गईं। बगल में खड़ी सू टीचर भी चौंक पड़ी। आज ही की सुबह मैं और सू टीचर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुमने ठीक उल्टा कर दिया। काउंसलर परेशान होकर बोली, अगर कोई गलती हुई तो बदनामी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की होगी। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? शेन येजी भी तुम्हारे लिए चिंतित हो उठी, पर तुमने पूरे भरोसे से कहा, काउंसलर, सू टीचर, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अगर आपको शर्मिंदा किया तो कॉलेज छोड़ने को भी तैयार हूं। सच में इतना यकीन है खुद पर? काउंसलर और सू टीचर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब भी आधा अधूरा भरोसा था। अगर झाओ लिंगजुन मंच पर होती तो शायद इतनी फिक्र न होती। उसका कल रात का प्रदर्शन बेहद परिपक्व था। तुम्हारा हाजिर जवाब स्वभाव तो अच्छा था, पर घबराकर सब कुछ भूल जाने का डर बना ही रहता है। तुम मुस्कुराए। देख लीजिएगा, तुम्हारे भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास था। याददाश्त वाला इनाम पहले ही मिल चुका था। कल रात लिखा हर शब्द दिमाग में नक्श की तरह बैठा हुआ था। इस बीच मंच के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक महिला असिस्टेंट चुपचाप मोबाइल से वीडियो बना रही थी। शेन यिरेन ने खुद उसे भेजा था। रात को बेटी के मुंह से सुना था कि आज तुम दोनों मंच पर भाषण देने वाले हो। वो अपनी बेटी का प्रदर्शन देखना चाहती थी और साथ ही अपने छोटे प्रेमी का भी। उद्घाटन भाषण शुरू हुआ। कुलपति ने उच्च तकनीक से भविष्य का नेतृत्व विषय पर संबोधन दिया। नए छात्रों को नवाचार की प्रेरणा दी। साथ में देश के हाईटेक शिक्षा आधार बनाने का आह्वान भी किया। पूरा सभागार ध्यान से सुन रहा था, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और था। कुछ ही देर में तुम्हें मंच पर खड़ा होना था और तुमने पहले ही तय कर लिया था कि आज की स्क्रिप्ट कल रात लिखी हुई आदर्श स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग होगी। झाओ लिंगजुन तुम्हें घसीटते हुए मैदान के किनारे एक सुनसान झाड़ियों की तरफ ले गई, जहां कोई नहीं देख सकता था। कॉलर पकड़कर पूरी ताकत से भींच लिया। आज तेरी खैर नहीं। तुम फिर भी बेफिक्री से मुंह चलाते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभी भी चबा रहा है, शर्म नहीं आती? उसने दांत पीसते हुए कहा। तुमने इत्मीनान से जवाब दिया,
एक एक दाना अनाज मेहनत से उगता है, बर्बाद करना ठीक नहीं, बस कर। वो गुस्से से लगभग फट पड़ी। एक मौका देती हूँ, अगर ईमानदारी से माफी मांग ली तो छोड़ दूंगी। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। काउंसलर की कॉल थी। एक नजर देखकर उसने काट दी। किसने शिकायत कर दी? वो बड़बड़ाई। तुमने उसकी झिझक देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। क्या बात है, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही? कहीं क्लास मॉनिटर की रेस और सिफारिश खराब होने का डर तो नहीं सता रहा? यह सुनते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। तभी तुम्हारा फोन भी बज उठा। ये काउंसलर की ही कॉल थी। यहाँ कोई कैमरा नहीं है, तुझे पीट भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसने धमकाया। हालांकि आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। तुमने शांति से फोन दिखाया। देख लो, क्लास टीचर की भी कॉल है। उसका चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया। तुमने आगे कहा, मुझे पता है तुम एक समझदार इंसान हो, तुम मुझे मारोगी नहीं। तो बता, तुझमें ऐसा क्या समझदारी दिख रही है मुझे? उसने पूछा। तुमने गंभीरता से बोलना शुरू किया। कल रात कक्षा परिचय में तुमने साफ कहा था, पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करना है, जल्दी पार्टी की सदस्यता लेनी है, आगे शोध में जाना चाहती हो और क्लास मॉनिटर बनने का इरादा भी जताया था। सही कहा ना? उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलकी। ये लड़का इतनी बारीकी से याद कैसे रखे बैठा है? आगे बढ़ूं? तुमने पूछा। बोल, उसने अनुमति दी। तुमने कहा था तुम्हारा स्वभाव खुला खुला है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना पसंद है, यानी तुम्हारा नजरिया साफ और दिशा तय है। इतनी सोच समझ वाली लड़की छोटी मोटी बात